हंस क्षेत्र के अलावा सिमरी नामक एक क्षेत्र था जिस पर लुओश जाति के योद्धाओं का बरसों से कब्जा था। हंस क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले लुओश जाति के योद्धा वहीं निवास करते थे। वहां लुओश जाति का एक कबीला था जिसके प्रमुख का नाम पारसनाथ था। उनके पास इस समय कुछ वरिष्ठ योद्धा भी मौजूद थे। तभी एक योद्धा वहां पहुंचा और उसने अपने घुटने टेक दिए। स्वामी, मैंने पता लगा लिया है कि वो इंसान कौन है। पारसनाथ की नजरें युद्ध मैदान के दृश्य पर टिकी हुई थी। वो कहां से आया है? लुओश योद्धा ने एक पत्र निकाला और पारसनाथ को सौंप दिया। पत्र में लिखी जानकारी पढ़ने के बाद पारसनाथ ने कहा, स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न योद्धा? एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, अपने कबीले के शीर्ष 10 योद्धाओं को इकट्ठा करो और मेरे आदेशों का इंतजार करो। कबीले के सभी योद्धा प्रमुख के निवास से बाहर चले गए। तभी एक आवाज गूंजी, राजकुमारी उस इंसान का इस्तेमाल केवल हिमव्रत की कब्र को ढूंढने के लिए कर रही है और आप उससे निपट भी नहीं सकते। पारसनाथ ने दरवाजे की ओर देखा। तुम यहां क्यों आए हो शब्बीर? शब्बीर के हाथ में एक लंबा भाला था। शब्बीर ने कहा, मैं इस बात से चिंतित हूं कि तुम हंस क्षेत्र जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम नियम तोड़ो। एक पल की चुप्पी के बाद शब्बीर ने कहा, यदि बड़ी संख्या में योद्धा हंस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और फिर हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पारसनाथ ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हंस क्षेत्र को यूं ही छोड़ दिया जाए? हंस क्षेत्र पहले ही अपने अंत के करीब है। लगभग सभी कीमती खजाने को जब्त कर लिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए हमें एक और युद्ध की आवश्यकता है, शब्बीर ने कहा। पारसनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझ रहा हूं, इसलिए तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम्हारे दिमाग में चल रही चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है। शब्बीर ने कहा, तुमने मेरे बारे में ऐसी कौन सी गलतफहमी पाल रखी है? गलतफहमी नहीं, यह सच है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम इस बात से खुश नहीं हो कि राजकुमारी उसके साथ है, पारसनाथ ने कहा। शब्बीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी यदि किसी के साथ है तो इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिमव्रत की कब्र तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी इंसान की जरूरत है। मैं उनकी मदद कर सकता हूं, इसके लिए मेरी क्षमता पर्याप्त है। पारसनाथ को उनके साथी ने सूचना दी कि लुओश जाति के शीर्ष 10 योद्धा वहां पहुंच चुके हैं। बिना देरी किए पारसनाथ वहां से उठा और निवास से बाहर निकल गया और एक सुरंग की ओर बढ़ गया। शब्बीर ने कहा, पारसनाथ के चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सुरंग की ओर जा रहा है। शब्बीर के साथ भी कुछ योद्धा थे। उनमें से एक योद्धा ने पूछा, क्या वो हंस क्षेत्र की ओर जा रहा है? पारसनाथ की ओर देखते हुए शब्बीर ने कहा, हां। फिर हम भी जा सकते हैं, दूसरे योद्धा ने कहा। शब्बीर ने कहा, हां बिल्कुल जा सकते हैं। शब्बीर और उसके साथी पारसनाथ के पीछे पीछे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ दक्ष अपने साथियों के साथ तेजी से योग्यता दीवार की ओर बढ़ रहा था। दक्ष पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। वहां का तापमान काफी तेज था। सामान्य योद्धा के लिए वहां अधिक देर तक खड़े रह पाना भी चुनौतीपूर्ण था। ताप अधिक होने की वजह से वहां की मिट्टी तप रही थी। दक्ष और गौखुर क्षेत्र के दोनों योद्धा योग्यता दीवार को लेकर उत्साहित थे, लेकिन लुओश राजकुमारी योग्यता दीवार को लेकर अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। उसने कहा, यह पहाड़ी बहुत खतरनाक है। यहां तो लुओश जाति के योद्धा भी मारे जाते। मेरा मानना है कि हमें पहले हिमव्रत की कब्र की खोज करनी चाहिए। दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, हम जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही अधिक खतरे होंगे। यदि हम योग्यता दीवार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम सफलतापूर्वक वहां पहुंच सकते हैं। त्रिखा ने दक्ष का समर्थन किया। सही कह रहे हो। योग्यता दीवार गौखुर क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करेगी। हमें हर हाल में उसे अपने कब्जे में लेना ही होगा। लुओश राजकुमारी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैजू ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि पहाड़ी कितनी खतरनाक है।
उच्च तापमान से बचने के लिए बैजू ने अपना कवच निकाला और पहन लिया। अब बैजू खुद को आग से सुरक्षित रख पाने में सक्षम था। दक्ष और उसके साथी जितना ऊंचा चढ़ रहे थे, तापमान उतना ही बढ़ता जा रहा था। बैजू और त्रिखा मजबूत इच्छा शक्ति वाले योद्धा थे। विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जो कि वाकई अभूतपूर्व था। त्रिखा ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई खतरा है। बैजू ने कहा, ऐसा लगता है जैसे लुवाश जाति के योद्धाओं ने इस दिशा से नहीं बल्कि दूसरी दिशा से आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। बैजू का अनुमान सही था। लुवाश जाति के योद्धाओं ने हमेशा से दक्षिणी दिशा से पहाड़ी की चढ़ाई की थी। वो इस समय उस पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में मौजूद थे, लेकिन दक्ष ने अलग रास्ता चुना था, इसीलिए वो सफलतापूर्वक वहां पहुंचने में कामयाब रहा। बैजू तेजी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर दक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ऊपर आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। बैजू अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो आगे बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसके मन में अजीब सी दहशत पैदा हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दक्ष और त्रिखा भी हैरान थे। बैजू के चेहरे पर झुर्रियां आ गई। उसके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आयु 50 साल की हो। दक्ष को अचानक किसी चीज का एहसास हुआ। उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, सभी के सभी पीछे हट जाओ। बैजू को भी गड़बड़ लग रही थी। उसका समूचा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी तेज गति का इस्तेमाल किया और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। ऐसी स्थिति होने के बाद भी दक्ष पूरी जीवटता के साथ नीचे उतर रहा था। जब वो सब नीचे उतरे तो बैजू के चेहरे की झुर्रियां बढ़ गई थी, आंखें धसी हुई थी। अब वो 90 से 100 साल के बूढ़े की तरह दिख रहा था, मानो मरणासन्न स्थिति में हो। बैजू की इस हालत को देखकर त्रिखा बुरी तरह से डर गई। वो आगे बढ़ी और उसने बैजू को सहारा दिया। तुम्हें क्या हो गया बैजू? बैजू ने अपने झुर्रीदार हाथों को देखा और फिर अपने सर पर हाथ फेरने लगा। वो अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ था। वो जोर से चिल्लाया और फिर अचेत हो गया। दक्ष ने बैजू के करीब पहुंचकर उसकी कलाई पकड़ ली। दक्ष कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। त्रिखा ने कहा, इसकी मदद करो दक्ष। त्रिखा की आंखों में आंसू थे। यदि बैजू अचेत अवस्था में ना होता तो निश्चित रूप से त्रिखा को अपने लिए फिक्र करता देखकर उसे खुशी होती। दक्ष ने अपनी स्टोर अंगूठी से एक औषधि पौधा बाहर निकाला, फिर अग्निशोध पत्थर को भी बाहर निकाल दिया। अग्निशोध की तेज ऊष्मा से उस औषधि को गर्म कर बैजू के मुंह में उसने उस औषधि पौधे को निचोड़ दिया। त्रिखा ने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैजू के शरीर में स्थानांतरित किया ताकि बैजू उन औषधियों को अवशोषित कर सके। औषधि बेहद प्रभावशाली थी। कुछ ही देर में बैजू के चेहरे का रंग वापस लौटने लगा। त्रिखा अब भी चिंतित दिख रही थी। उसने पूछा, इसे क्या हुआ दक्ष? ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है? दक्ष ने नीचे देखा और कहा, बैजू का शरीर बेहद मजबूत है और वो पहले ही अपनी क्षमता को उच्च स्तर तक पहुंचा चुका है। उसकी जीवटता सामान्य योद्धाओं से काफी अधिक है। यदि जानलेवा परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े तो वह आराम से 1000 सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन अब उसके जीवन में बदलाव आ गया है। उसने अपनी सारी जीवटता का इस्तेमाल कर लिया है। यदि वो दिव्य औषधियों का सेवन कर ले तो भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। बैजू त्रिखा को पसंद करता था, यह बात त्रिखा जानती थी। उसके मन में बैजू को लेकर भावनाएं भी थी और वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। वो इस बुरी खबर को सहन नहीं कर सकी और उसकी आंखें नम हो गई। दक्ष ने त्रिखा के कंधे को थपथपाते हुए कहा, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक इसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है तब तक ये अपना अभ्यास जारी रखेगा और जब इसकी क्षमता बढ़ जाएगी तो इसका जीवन काल फिर से बढ़ जाएगा। तब वो अपनी जवानी फिर से हासिल कर सकता है। दक्ष ने अपने सामने की पहाड़ी को गौर से देखा, फिर वो आगे बढ़ने लगा। लुवाश राजकुमारी चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बैजू की हालत देखने के बाद दक्ष उस पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत करेगा। त्रिखा ने चिल्लाते हुए कहा, दक्ष तुम क्या कर रहे हो? त्रिखा दक्ष को रोकना चाहती थी।
उसे डर था कि दक्ष खतरे में पड़ जाएगा। बैजू के साथ जो कुछ भी हुआ उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। मेरे बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ किसी चीज को सत्यापित करने की कोशिश कर रहा हूं। दक्ष की आंखों में गंभीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जान चुका है कि बैजू इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हुआ। वो तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। 300 मीटर की चढ़ाई के बाद दक्ष ने महसूस किया कि ऊपर समय गति काफी तेज है। उसने अपने जीवन का आधा महीना खो दिया है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो ये वास्तव में जीवन काल से संबंधित है। बैजू ने 1 घंटे में अपने 1000 वर्ष का जीवन काल खत्म कर लिया। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया और वो उस पहाड़ी का निरीक्षण करने लगा। दक्ष ने वहां समय और काल से संबंधित कुछ चिन्हों को पाया, जिनका आकलन कर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समूची पहाड़ी समय और काल से संबंधित है। वो जितना तेजी से बढ़ता जा रहा था उतनी ही तेजी से समय बीतता जा रहा था। दक्ष पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसने त्रिखा और लुवोश राजकुमारी को सारी बातें बताई। त्रिखा हैरान हो गई। हालांकि वो बुद्धिमान योद्धा थी, इसलिए वो बेहद विचारशील दिख रही थी। सबसे पहले हमें स्पेस टूर से संपन्न पत्थर मिले। अब समय से संबंधित ये पहाड़ी, इस पहाड़ी का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? त्रिखा की बातें सुनकर लुवोश राजकुमारी हंस पड़ी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह पहाड़ी खतरनाक है, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इसके चारों तरफ घूमें, शायद हमें हिमरत का खजाना मिल जाए। दक्ष ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि हमें खजाना मिल ही जाए। दक्ष इस समय विचारशील दिख रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद दक्ष ने अपनी बातें जारी रखी। मैं यदि अपनी गति का इस्तेमाल करता हूं तो पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकता हूं और योग्यता दीवार को अपने कब्जे में कर सकता हूं। इसमें मेरे जीवन का कुछ समय भले ही नष्ट होगा, लेकिन योग्यता दीवार हमारे कब्जे में हो जाएगी। दक्ष का असली मकसद गौखुर क्षेत्र को शीर्ष क्षेत्र के रूप में स्थापित करना था। यदि दक्ष योग्यता दीवार को अपने कब्जे में नहीं लेता तो निश्चित रूप से गौखुर क्षेत्र को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक आभा को सक्रिय कर लिया और फिर अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए उसने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। उसकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो पहाड़ी के शीर्ष हिस्से पर दिखाई देने लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। आगे जाने के बजाय वो वापस लौटने लगा।